जनाब अली, एक बार फिर कहेंगे आपको टकराव जीत का मैं खुश आमदीद। और बांग्लादेश ने ये मैच हारना था, लग ही रहा था। बांग्लादेश ने स्कोर बहुत कम किया, वरना उम्मीद ये थी बांग्लादेश 300 प्लस करता तो शायद कहीं कुछ मैच हारता, पर जिस मोमेंटम से इंडिया खेल रही है वो भी हो जाता, कोई सब बड़ा काम नहीं था। विराट कोहली एक्सेप्शनल प्लेयर हैं ही दुनिया में, और इंडियन टीम में भी एक बड़ा फ़र्क जो है वो विराट कोहली है। विराट कोहली ने आज 48वीं अपनी ओडीआई सेंचुरी भी कर ली और वन ऑफ द बेस्ट फाइंड है जी क्रिकेट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार प्लेयर है। इंडियन टीम बहुत ज़्यादा अपने एक मोमेंटम में लग रही है, और लगता यूं ही है कि जिस हमेशा कहा जाता है कि इंडियन टीम अपने घर में शेर है, तो वो है। अब इससे कतई नज़र कि क्या मैचेस, पिचेस वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पर गेम की बात अगर करें तो इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। सेफ जोन में इंडिया और न्यूजीलैंड आ गए। अबू बकर हमारे साथ मौजूद है, हमारा रेगुलर पैनल, और उनके साथ साथ जर्मनी से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका भी। अबू बकर साहब, बड़ा ही कोई सुकून दे आराम से ये मैच जीत गई इंडिया। 40 ओवर में 41वां ओवर था, और मुझे लग भी रहा था ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वही डिफरेंस जो हमेशा हम देखते हैं, विराट कोहली एक्सीलेंट प्लेयर तो है ही, और जब डिक्लाइनिंग फॉर्म हुई थी उसके बाद जो वापसी हुई है वो भी बड़ी एक्सीलेंट है। ये बड़े चैंपियन प्लेयर की यही निशानी होती है कि राइट फॉर्म एट द राइट टाइम। वर्ल्ड कप से बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता था कि विराट कोहली वापस अपनी पीक परफॉर्मेंस के ऊपर आते, पीक अपनी फॉर्म को वापस रिफाइन करते, और वंस अगेन ही प्रूव्ड कि उनसे अच्छा फिनिशर शायद इस गेम में अभी और कोई मौजूद नहीं है। एंड दिस इज़ वन एंड ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बाबर आजम एंड विराट कोहली, कि शायद बाबर आजम ने अभी चेज़ करते हुए उस लेवल पे पहुंचना है जहां पर विराट कोहली ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हैं। और बाकी जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था प्री मैच में कि क्लियर फेवरेट्स है आईसीसी, तो आईसीसी ने जीत लिया ये मैच। मुबारक हो आपको। आईसीसी अच्छा ही। क्या कहते हैं हैदर भाई? हाँ, बहुत आसान मैच था इंडिया के लिए। जिस फॉर्म में इंडिया है इस वक्त, उस ऐसा लगता है कि अब कोई उनके टक्कर की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप में है नहीं। न्यूजीलैंड को हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान के खिलाफ परेशानी का शिकार हुई थी पहले 15-20 ओवर्स में। तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो अच्छी फॉर्म में, अब कोई अनहोनी हो सकती है जो इंडिया को हराए। कोई ऐसा दिन आ जाए जो बिल्कुल ही अजीब सा हो जाए और कोई बैट्समैन उनका चल ना पाए और बॉलर्स ना चल सकें। देखिए, आज विराट कोहली की बैटिंग में अगर आपने देखा, और सलान, एक बड़ी खास बात थी कि उन्होंने बैक फुट पे बहुत अच्छा खेला। ज्यादातर नॉर्मली इंडियन जितने भी बैटर्स हैं, आप जितने भी उठा के देख लें, सचिन से लेकर ड्रेविड हो या कोहली हो या सुनील गावस्कर हो, ये लोग सब फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलते हैं और ऑफ द टोज ज्यादा खेलते हैं। लेकिन आज मैंने देखा है कि वो बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। बांग्लादेश के स्पिनर्स को बैक फुट पे जाके वो ऑन साइड पे जो है मिड विकेट की जानिब शॉट्स खेल रहे थे। तो ये एक अच्छी तब्दीली है, अच्छी फॉर्म में, और ये एक सिग्नल है दूसरी टीमों के लिए कि आप तैयार हो जाएं कि आप विराट कोहली जो अपनी फॉर्म में आ गए। तो रोहित शर्मा भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, शुभमन गिल भी बड़ी अच्छी फॉर्म में। तो अब मैं समझता हूँ इट्स ए फुल पैकेज, इंडिया का फुल अच्छा, पैकेज है। रोहित शर्मा, लेकिन बड़ी आपको सही पता है बात है। क्रिकेट अच्छा एक हैदर बड़ा भाई, अजीब सा गेम। विराट कोहली के जी। बारे में एक चीज़ ये कि बैक फुट पे वो पहले भी खेल ले, उसका मसला नहीं है। वाकई में वो अकेला प्लेयर है जिसको आगे, मतलब फ्रंट फुट बैक, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़ा ही फ्लॉलेस प्लेयर है, और मेरा ख्याल है उसका जो वो एक कहते हैं कि बैट पैच आया था, उसने उससे रिकवर करने में टाइम तो लगाया, लेकिन वो भी तब आया था जब वो 10-12 हज़ार 13 हज़ार रन कर चुका था। वो इतने रन के बाद अगर थोड़े दिन का आ जाए तो क्या मसला है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ अगर बाबर की बात बड़ी अच्छी की अबू बकर ने, कि अभी बाबर ने वहाँ जाके स्टैंड, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शानदार है, लेकिन बाबर ने ये जो मैच फिनिशर वाला अपने साथ टैग लगाना है, ये उसको अब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम उसके पास बहुत कम है। 28 का वो हो गया है, अब आगे उसे 3-4 साल वो मैचेस जितवाने हैं, ताकि वो अपने 10-12 हज़ार रन पे जाके खड़ा हो, और फिर हम कहें यार व्हाट अ मैच फिनिशर बाबर इज। जी, अरसलान मुझसे पूछ रहे हैं। जी। हाँ, देखिए, बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम में मुझे कुछ जो है कुछ ऐसा लगता है सचिन तेंदुलकर वाली बात है। हाँ। सचिन जो थे वो कैप्टन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बैटिंग उनकी, वो एक दुनिया के माने हुए बल्लेबाज थे। तो बाबर जो है वो शायद हो सकता है उन पे कैप्टन होने का बोझ है। दबाव है, प्रेशर है। पाकिस्तानी टीम मैच भी, अहम मैच हार जाती है, आसान मैच जीत जाती है, तो ये बड़ा, फिर उनके बारे में अब एक नई चीज सामने आ गई है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बाबर अपने स्टेट्स के लिए खेलते हैं, टीम के स्टेट्स के लिए नहीं खेलते हैं। तो ये जो एक ब्लेम है, इसको इनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना है ये उनको खुद सोचना है, उनको खुद अपनी अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी बैटिंग में जाके।
अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बाबर वो बैट्समैन है, अगर वो ओपनिंग करें तो वो पहले नंबर से लेकर पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक खेलने की सलाहियत रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। स्टेमिना बहुत है उनमें। उनके पास हर शॉट है। पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी बैट्समैन हैं उनमें ये वाहिद बैट्समैन जिनके पास हर शॉट है, हर जगह वो खेल सकते हैं। तो उनको थोड़ा अपना अपना एक बनाना चाहिए ताकि वो सिर्फ अपने स्टेट्स के लिए ना खेलें बल्कि टीम के स्टेट्स के लिए खेलें। टीम को जितवाना भी पड़ेगा, फिनिशिंग भी करनी पड़ेगी आखिरी ओवर्स में जाके, जैसे दूसरे बैट्समैन किया करते थे। पॉन्टिंग, जैसे रिकी पॉन्टिंग करते थे। रिकी पॉन्टिंग जो है वो फिनिशर भी थे, इनिंग भी बनाते थे, सब कुछ करते थे। माइकल क्लार्क थे, वो भी इनिंग बनाते थे, फिर उसके बाद फिनिशिंग भी करते थे। तो ये सारी चीजें जो है बाबर को सामने रख के करना पड़ेगा। और बाबर के साथ मजबूरी है, देखें एक बात हमें ये भी सोचना चाहिए, विराट कोहली जिस टीम में खेल रहे हैं वहां पहले ही 3-4 अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं। बाबर आजम जिस टीम में खेल रहे हैं उनके अलावा कोई बैट्समैन ही नहीं है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम आपको सामने रखनी पड़ेगी। अब बोझ तो है, ये बात तो सही है कि बाबर अकेला बोझ उठाता है। और बाबर का इसमें कसूर नहीं है, कहाँ से लाए, डोमेस्टिक में भी बाबर के लेवल का तो कोई प्लेयर मौजूद नहीं, बल्कि डोमेस्टिक क्या यार, उसके लेवल का तो अभी दुनिया में ही कोई 3-4 प्लेयर हैं जो बाबर जिनके कंपटीशन में। तो ये बात सही है कि बाबर को बोझ बहुत उठाना पड़ा, और शायद ये वजह है कि बाबर पे कैप्टेंसी के साथ एक्स्ट्रा प्रेशर है। असलान, जब बाबर ने अपना करियर, इंटरनेशनल करियर स्टार्ट किया तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पाकिस्तान के पास होम क्रिकेट अवेलेबल नहीं थी, और पाकिस्तान अवे शारजा यूएई को अपना होम सेक्टर डिपेंड करके और वहाँ पे क्रिकेट खेलता था। वहाँ के जब हम मैचेस निकालें कि वहाँ गेम का स्क्रिप्ट ये हुआ करता था कि आपने अर्ली ऑन बेशक अगर 70 के स्ट्राइक रेट पे या 80 के स्ट्राइक रेट पे टाइम लेके अपनी इनिंग्स को डेवलप कर लिया, अपनी इनिंग्स को बिल्डअप कर लिया, तो एंड पे आप मोमेंटम गेन करके अगर एक प्लेयर भी 100 कर लेता था तो टीम 300 के करीब चली जाती थी और आप मैच जीत जाते थे। अब आपने वहाँ पर बहुत अरसा जब क्रिकेट खेली तो आपका माइंड सेट और आपका जो गेम एग्जीक्यूशन है वो आपकी डेवलप हो गई यूएई के अकॉर्डिंगली। अब जब आप यूएई में खेलना आपने कम कर दिया, जब छोड़ दिया, और इंडिया में जब आप चले गए तो यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल अपने स्ट्राइक रेट को बिल्कुल हेड ऑन लेकर चलना होता है, जो कि प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा इशू ये हो जाता है कि आप जब वही गेम प्लान लेके यहाँ आप एग्जीक्यूट करते हैं, 50 रन आप अर्ली ऑन बना लेते हैं 60 या 70 बॉलों पे, अगर आप 100 पे चले जाते हैं तो आप अपना स्ट्राइक रेट तो बेहतर कर लेते हैं। इशू तब आता है कि जब आप 50 करके आउट हो जाते हैं और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉल्स खा चुके होते हैं, तो जो नेक्स्ट आने वाले हमारे बैट्समैन होते हैं वो उसको कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली इशू ये है कि रिजवान और बाबर डेफिनेटली बैकबोन है हमारी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के, लेकिन उन्हें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उन्हें देखना पड़ेगा कि अब ये यूएई कंडीशंस नहीं है, और ना ही अब 300 या 280 पार स्कोर है। अब आपको हर सूरत में 320-30 करना पड़ेगा अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। और कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, और यही पॉलिसी आप अगर अपनाएंगे और मैक्सिमम अगर आप 300 का फिगर टच करते हैं और इस तरह की पिच में आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। डॉट बॉल्स पर बात करूंगा, मैं आता हूं एक ब्रेक से वापस, फिर डॉट बॉल्स पर बात करेंगे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर बात करेंगे। इंडिया का मैच कोई बड़ा इंडिया के लिए मुश्किल हमें लग भी नहीं रहा था, और बांग्लादेश ने कोई मुश्किल उनके लिए होने भी नहीं दिया। वो बहुत सीधा सीधा मैच था। शकीबुल हसन का मैच खेलना आज बड़ा ड्रॉबैक हो गया बांग्लादेश के लिए। चलो जी वापस आते हैं ब्रेक से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पे करेंगे बात। एक चीज़ रह गई थी, मैंने सोचा उस पर भी बात करें। विराट कोहली की सेंचुरी से पहले एक बड़ा मज़े का मूवमेंट हुआ जब वाइट बॉल हो गई, 255 पर इंडिया खड़ी थी, विराट कोहली को 3 रन चाहिए थे। बड़ी मुझे, बल्कि मुझे क्या सारी दुनिया ही उस पर बात करेगी अभी थोड़ी देर में, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, वाइट बॉल नहीं दी अंपायर ने। अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इतनी क्लियर वाइड थी कि जो स्कोरर ने काफ़ी बड़ी थी, स्कोरर ने एक रन्स भी ऐड कर दिया था। जी हाँ। और उस सिचुएशन में तो आपके रन्स जो है लेवल हो जाते हैं, और उसके बाद 1 रन टू विन, और यू नेवर नो एक और वाइड हो सकती थी या नो हो सकती। तो अंपायर ने शायद सोचा कि विराट ने इतनी मेहनत की है तो उनको शायद थोड़ा सा अकोमोडेट कर दिया जाए। और सर विराट के लिए ये खास पैकेज नहीं, विराट और इंडिया दोनों के लिए होता है बेसिकली। पिचेस बनी इंडिया के लिए और अंपायर। वैसे ड्रेसिंग रूम में भी हंसना शुरू हो गए थे सारे। देखिए क्लियर वाइड थी, अनफॉर्चुनेटली क्लियर वाइड थी। आप ड्रेसिंग रूम की बात करें, अंपायर खुद हंसना शुरू हो गए थे कि शायद ये मेरे से कुछ बहुत ही ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा ही फेवर दे दिया, ज़्यादा ही फेवर दे दी। अनफॉर्चुनेट है बड़ा, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी दीगर टीम्स को नहीं मिल रही, और आधा मैच तो जो आपकी पिच की सिचुएशन है वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है जब आप फेवर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्ट्रेंथ। अगर दूसरी जो ओपोनेंट है उसकी अगर बॉलिंग स्पिन है तो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बना दिया जाता है, और अगर वो तेज़ पे फंसते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। तो द इशू इज़ कि आईसीसी बिल्कुल अभी तक फेलियर नज़र आई है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग सिचुएशन, और ग्राउंड की जो पिचेज़ हैं बहुत ही पैथेटिक रही हैं। अब एक और सिचुएशन ये है कि ना सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, जब पाकिस्तान का मैच होता है उनकी वीकनेस के अकॉर्डिंगली पिच तैयार की जाती है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चले, लेकिन हमें अपनी वीकनेस पे काबू पाना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं है, हमें तो लड़ना पड़ेगा तब जाके हम। यार हैदर भाई, अगर आपने देखी हो वो बॉल
जो वाइड हुई और फिर वाइड नहीं दी गई, तो अंपायर तो खुद भी मुंह उसका कच्चा कच्चा हो गया थोड़ा सा। हाँ देखिए बड़ी लोगों ने इस पे सोशल मीडिया पे काफी इस पे क्रिटिसाइज भी किया है, मजाक भी उड़ाया है, और अंपायर को खुद भी सोचना चाहिए था वो क्या कर रहे हैं। देखिए अंपायर्स का काम होता है एक बिल्कुल फेयर मैच को सुपरवाइज करना। आपने किसी का साथ नहीं देना है, चाहे बैट्समैन की सेंचुरी होने वाली हो या अगर वो आउट हो गया है तो उसको आउट देना है। ये सब चीजें जो है अंपायर्स की अच्छा, जिम्मेदारियों और में एक आती और चीज़ नोटिस किया आपने, वो जो इरास्मस वाला चल रहा है, वो हैं। जी लेने का, रिव्यू लेने वाला, अब पता नहीं उस जी। बेचारे ने क्या इशारा किया क्या नहीं किया, लेकिन वो पकड़ा गया बहरहाल, रिव्यू वाली बात। यही सब चीजें ना, देखिए ये सब चीजें अब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है, अब आप ये चीजें छुपा नहीं सके। ये पहले दौर में चल जाता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज सबको पता है, सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही होती है, तो आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं और कुछ भी नहीं। देखिए इंडिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है बहुत ही पैथेटिक है। देखिए ऐसे नहीं आप कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा सकते हैं जिस तरह। अब देखिए आज पैट कमिंस से क्या सवाल किया गया, एक जर्नलिस्ट उसे कहता है कि हाउ डू यू थिंक अबाउट हम्म। द कमेंट्स ऑफ मोहम्मद रिजवान, ही हैज यूज्ड द वर्ड्स फॉर द हमास। तो उसने बोला इट्स अ पर्सनल थिंग, आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। लेकिन उसने ना हमास का जिक्र किया। आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए उस जर्नलिस्ट पे, कि आप एक जो है बिल्कुल ही बेसलेस बात जिसका नहीं नहीं ताल्लुक नहीं सर, है फुटबॉल क्रिकेटिंग से। बात ही नहीं है, आपका सवाल ही क्रिकेटिंग, वो तो आपका है सवाल इंडियन। मतलब यार कमिंस इंडियन से मीडिया क्या जो है, वास्ता? हैदर भाई, जी मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है उनके साथ, उनके चैनल्स पे फाइट करने का, तो जी मुझे पता है, बहुत एक्सपीरियंस है। वो एक बेसलेस, अच्छा वो क्रिकेट से हटके उल्टी सीधी चीज़ों पर उनका काम, तभी आपको पता है पूरी दुनिया में जो इंडियन जी। जर्नलिज्म है उसको दुनिया में ऑथेंटिक रेट नहीं किया जाता। जाहिर है जब ऐसी ऐसी बातें आप करेंगे, ऐसी चीजें लिखेंगे और उसको एक जो है किसी छोटी सी बात को इशू बनाएंगे, तो कौन आपको ऑथेंटिकेट करेगा, कौन आपको फेवर करेगा? जस्टिफाई नहीं होता ना। देखिए हर चीज की जस्टिफिकेशन बड़ी जरूरी होती है। ये दुनिया अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। आप विदाउट जस्टिफिकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको बताना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसी बात क्यों की है। अब चूंकि आप देखें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को आने ही नहीं दिया है। आप समझ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीजे नहीं मिले? नहीं, नहीं नहीं बहुत सारे बाहर के, इंग्लैंड के और दूसरे मुल्कों के जो जर्नलिस्ट थे, श्रीलंका के, उनको भी नहीं मिले हैं वीजे। ये बड़ा एक बहुत ही एक आइसोलेटेड टूर्नामेंट हो रहा है। आप इसको कह लें कि कोविड में हो रहा है, जैसे कोविड में होते थे ना मैचेस, ऐसे हो रहे हैं। वाह, अबू बकर इस पे कोई कमेंट? देखिए उस पर तो टीम ने भी आज शायद सॉरी, हसन अली पहले वो बंदे थे जिन्होंने एक बड़ा एक मेन इशू रेज किया, बड़ा जो अच्छा स्टेटमेंट दिया। हम तो ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर रहे थे। आपको शायद याद होगा कि हमारी टीम की जो सिचुएशन है, जो उनको बिल्कुल एक आइसोलेशन में रखा हुआ है, और रूम सिकनेस जी एग्जैक्टली सर, रूम सिकनेस का उन्होंने जिक्र किया, और इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टीम के ऊपर। आपने जैसे देखा कि प्लेयर्स ज़्यादा जो बीमार हो रहे हैं, उसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल उनकी मूवमेंट नहीं सर है। होटल से नहीं निकलने देंगे तो एग्जैक्टली यही होगा। आप जब एक टीम को होटल से निकलने नहीं देंगे, वो फील नहीं करने देंगे कि जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में उसका मैच है वो उसको फील करें, और ग्राउंड तक उनकी प्रॉपर एक्सेस नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और ना सिर्फ ये चैलेंजेस, और फिर मोर ओवर जब इस किस्म के पैथेटिक और स्टूपिड किस्म के जर्नलिस्ट जो एक फॉल्स स्टेटमेंट को बेस बनाते हुए क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली लग ऐसे रहा है कि इंडियन लॉयर्स हों या इंडियन जर्नलिस्ट हों, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी हम फजूल बात करेंगे तो हमारी रेटिंग बढ़ जानी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इसमें आईसीसी के इंटरवेंशन अभी तक बिल्कुल नज़र नहीं आई। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि एक न्यूट्रल बॉडी का कोई रोल प्ले यहाँ पर हो रहा है। पिचेज एवरीथिंग इज इन द फेवर ऑफ इंडिया। आप कह रहे हैं कि आईसीसी का रोल नहीं दिख रहा, आईसीसी का रोल ही नहीं है ना, वो एब्सेंट है, एब्सेंट का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट है। खैर चलें, अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर बात करते हैं। इस पर तो हम फिर एक ज़रा लंबी चौड़ी बहस कल सुबह भी कर लेंगे। हैदर भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए। मैच के साथ साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक की इतलात जो मेरी हैं वो अच्छी नहीं है। फ़खर वाली है कि फ़खर नहीं खेलेगा कल का मैच, क्योंकि उसकी अभी तक घुटने वाली रिकवरी भी नहीं हुई, और बुखार वाला। दूसरा, उसामा मीर को भी बुखार है, अभी तक उसने नेट सेक्शंस में भी उस तरह हिस्सा नहीं लिया। तो ये जो हमारे लिए ड्रॉबैक्स हैं, अब्दुल्ला शफीक भी है खैर, लेकिन वो कुछ बेहतर हुआ है पहले से। तो ये जो बड़ा मसला है, अब हम तो सोच रहे थे कि उसामा मीर को खिला लेंगे शादाब की जगह। नहीं, अगर ओसामा फिट भी होते हैं, मेरे ख्याल से शादाब की जगह उन्हें नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि शादाब का आप अभी तक हम समझते हैं कि बाबर आजम की दोस्ती शादाब से नहीं। शादाब का जो मैन कार्ड है वो मिकी आर्थर है।
मिकी आर्थर जो है ना वो किसी सूरत शादाब को ड्रॉप करने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं। अच्छा, ओसामा मीर का एक प्रॉब्लम ये है कि ओसामा मीर ने अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। हाँ, उनके उसका तो बाद नहीं खेली। मुझे पता चला है टीम मीटिंग में जब भी बात होती है कि इनको खिलाया जाए तो सबसे पहले बात जो है वो कोचेस ये करते हैं, क्योंकि वो सब सारे बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तानी कोचेस तो नहीं है, जी। डोमेस्टिक कवर नहीं करते हैं। तो वो पहली बात ये करते हैं कि ही डजंट हैव एनी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, और इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें हम जो है रिस्क नहीं ले सकते, जबकि शादाब जो है उसको 8 साल या 7 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। तो इस वजह से शादाब का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अभी तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकी है कि ओसामा मीर कैसा बॉलर है और शादाब खान कैसा बॉलर है। अभी तक वो उसको दोनों को एक जैसा बॉलर समझ रहे हैं। हालांकि शादाब में इस वक्त अगर आप देखें और ओसामा में एक बड़ा फर्क है कि शादाब जो है इस वक्त फ्लिपर नहीं मार पा रहा है, गुगली भी नहीं कर पा रहा है, वो सीधी सीधी गेंद कर रहा है और ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि ओसामा जो है वो दोनों चीजें फ्लाइट पे करता है। देखें, फ्लाइट पे गुगली करना ये बड़ा दिल का काम होता है लेग स्पिनर का। अच्छा, एक अगर रिस्ट मैं स्पिन। एक छोटा सा आसान अल्फाज में एक डिफरेंस समझाने की या खुद समझने की कोशिश करूं, तो शादाब इज़ एक्चुअली शाहिद आफरीदी टाइप बॉलर कि जो जी प्रॉपर ऑफ ब्रेक, मतलब बहुत बड़ा ऑफ ब्रेकर, मतलब लेग ब्रेकर भी नहीं था, लेकिन वो चूंकि जी उसका एक्शन लेग ब्रेक था तो हम उसको लेग ब्रेक का। लेकिन जो जी उसामा मीर है वो एक प्योर लेग ब्रेक बॉलर है। बिल्कुल बिल्कुल एक एक बिल्कुल बिल्कुल ये कहें आपके डिसिप्लिन लेग स्पिनर है वो। देखें उसकी बॉलिंग, आप देखें, आप उसकी वीडियोस उठा के देखें। मैंने कहा ना कि गुगली जितने भी दुनिया में इस वक्त बॉलर्स करते हैं वो तेज करते हैं। जैसे राशिद खान है, आप राशिद खान को लें, राशिद खान जो भी गुगली करेगा वो 97 98 की स्पीड पे करता है या 100 तक पे ले जाता है राशिद खान। इसी तरह दूसरे जो बॉलर्स हमारे पास में रहे हैं वो भी ऐसे। लेकिन ओसामा जो है वो मुश्ताक अहमद जैसा बॉलर है। मुश्ताक अहमद जो है वो भी हमेशा गुगली करता था, फ्लाइट पे करता था। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। आप जब तेज पे गुगली करते हैं, बैट्समैन को बहुत जल्दी टाइम मिलता है गेम को समझने का, लेकिन फ्लाइट पे नहीं मिलता है। अब ये हमारी टीम मैनेजमेंट जो है रिस्क नहीं लेना चाह रही है। उनको ये डर ये है चलें, कि ओसामा के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं अगर उसकी ठीक। पिटाई हो गई ना तो मैं वो हैदर भाई उसके एक ब्रेक लेता हूँ ना, फिर आके इस पे मजीद डिस्कस करते हैं। बात ठीक है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई दिया भी तो नहीं है ना, दे देते यार, खिला लेते उसको मैचेस, इतने मैचेस में उसको बेंच स्ट्रेंथ बनाए रखा। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और आपको कहेंगे एक बार फिर हम खुश आमदीद। मेरी आंखों में चला गया था कुछ और मैंने कहा यार आंखें ज़रा साफ करना ज़रूरी है भाईजान। ये बताएं अबू बकर साहब कि अब सुबह किस प्लानिंग के साथ और कैसे जाना है, क्या देखिए आप सोचते हैं? हमारे पास फ़खर की ऑप्शन नहीं है, उसामा मीर की ऑप्शन हो सकती है, लेकिन वो सुबह पता चलेगा कि उसामा मीर की ऑप्शन हमारे साथ कैसे आगे बढ़ती है। देखिए आपकी कल की प्लेइंग 11 आपको बताता चलूँ। अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे इमाम उल हक के साथ, और उसके बाद बाबर आजम, रिजवान के बाद सऊद शकील, इफ्तिखार, और कल शादाब की जगह उसामा मीर खेल रहे हैं। और मिकी आर्थर ने चाहा या ना चाहा, बाबर आजम ने चाहा या ना चाहा, यार तबीयत से थोड़ी सी जी है जी नहीं। शादाब की जगह कल उसामा मीर खेल रहे हैं। अच्छा, और बाकी आपके जो बॉलिंग लाइन है, अटैक है, वो सेम पेस बैटरी है आपकी, हसन अली, शाहीन और हारिस रऊफ के साथ आप जाएंगे। तो मोहम्मद नवाज़ भी डेफिनेटली खेलेंगे। तो मोस्ट लाइकली ये आप दो चेंजेस कह सकते हैं। दो चेंजेस इन अ सेंस कि अब्दुल्ला शफीक तो इमाम पिछले मैच में भी खेले थे, लेकिन अगर फ़खर जमान फिट होते तो इमाम की थे जगह उनके, चांस जी थे हाँ। वो भी खेल सकते हैं। लेकिन अब इसके अलावा एक मेजर चेंजिंग है कि शादाब की जगह कल उसामा मीर खेलेंगे। अब देखते हैं कि ये हमारा कॉम्बिनेशन कितना जल्दी परफॉर्म करने में कितनी सलाहियत रखता है और कल ऑस्ट्रेलिया को कितना बड़ा ये दचका दे सकते हैं। ओ हैदर भाई खबर दे दी है भाई अबू बकर ने कि उसामा मीर कल इन हो रहे हैं। अच्छा शादाब ऑप्शन है शादाब की हैदर भाई, जगह शादाब, की ओ जगह शादाब की जगह, ये भी हाँ बात है। जी बिल्कुल। न्यूज़ तो अभी तक यही है। जब जो सब बता रहे हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं जो लोग, वो भी सबका यही अंदाजा है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाते हैं और उसामा मीर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। फिर एडम जम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की लास्ट मैच में, तो उससे उनको ये अंदाजा हुआ है मैनेजमेंट को लेकिन कि हमें एक हैदर रेगुलर भाई लेग स्पिनर ढूंढना मुझे चाहिए। इत्तलात ये थी कि उनकी तबीयत थोड़ी सी सेट, अभी तक आज भी ट्रेनिंग सेशन में उनकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली बुखार है, रिकवर हो जाता है बंदा एक लेकिन मेरे ख्याल से उनको बुखार शादाब खान की वजह से करा दिया गया होगा कि जब तक शादाब खेल रहे हैं आपका बुखार नहीं चढ़ा नहीं, यार, वो रहा है। एक्चुअली टीम मैनेजमेंट ने प्रिकॉशन के तौर पे आज उन्हें प्रैक्टिस से ऑफ किया था ताकि वो मजीद उनको थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन और टाइम मिल जाए। रिलैक्स कर। कल वो मैच से पहले थोड़ा सा अपनी नेट प्रैक्टिस कर लेंगे और फाइनल गो मिल जाएगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि कल शादाब को रिप्लेस करेंगे चलें, उसामा मीर। फिर ये भी मामला ठीक है, सही है। कल कुछ कल जो है इंजमाम की भी अरसलान, इंजमाम उल हक साहब की भी बातें सुन रहे हैं कि इंजमाम साहब का भी चल रहा है मामला, वो खुश नहीं है और शायद टीम के साथ खुश नहीं है, कुछ मामलात हैं।
यार 25 लाख रुपए लेके भी अगर खुश नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ में आता फिर उन्हें क्या चाहिए। उन्हें करना कुछ भी नहीं पड़ता है। उनको जब टीम कहीं जा रही होती है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए उनको बैठ के टीम अनाउंस करनी होती है। टीम उनको लिखी-लिखाई मिलती है और बाबर आज़म और मैनेजर्स, कोचेज़ जो हैं उनको दे देते हैं जी ये टीम है। उसके बावजूद अगर वो नाराज़ हैं, मुझे नहीं पता कि अब वो किस चीज़ से राज़ी होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी बातें हों और अगर वो चले भी जाएँगे मुझे ये पता चला है कि वो कुछ नाराज़गी मोहम्मद यूसुफ को कोच बनाने पे ना हुई है। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने कहा था इसको अंडर 19 का कोच बनाना है। उनकी जगह वो शाहिद अनवर को बना दिया पीसीबी ने। उस पे शायद कुछ नाराज़गी चल रही है और इंज़माम ये समझते हैं कि अगर मैं थोड़ी धमकियाँ दूँगा, इनको डराऊँगा, शायद हो सकता है फिर ये चेंज कर दें डिसीज़न को। लेकिन मेरे ख़्याल से इंज़माम साहब को सोचना चाहिए, आपको घर बैठे 25 लाख मिल रहे हैं सिर्फ़ जो लेकिन है यार वो मोहम्मद यूसुफ वाली बात तो हैदर भाई गलत नहीं है। मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाम है यार, शाहिद अनवर से तो देखिए बहुत बड़ा नाम है यार। देखिए मैं आपको बताऊँ मोहम्मद यूसुफ की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा बेहतरीन बैट्समैन था, बेहतरीन बैटिंग करता था, स्टेट्स उसकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो प्लेयर्स के साथ उसके कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे। जब वो सीनियर टीम के साथ था, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ, अब वो जूनियर टीम में जाएगा वहाँ भी क्योंकि आपको जो है ना चलना पड़ता है। देखिए लीडरशिप या कोचिंग जो है एक अलग चीज़ है, एक अच्छा यूनुस खान इतने बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन यूनुस खान भी कहीं-कहीं अपना टेम्पर लूज़ कर जी, जाते हैं, तो मिजाज उससे में फिर बहुत गर्म है यूनुस खान। जी। जी हाँ, ऐसे ही मोहम्मद यूसुफ भी ऐसे ही हैं, वो भी वो जो है ना मोहम्मद यूसुफ मैंने खुद नेट में देखा है कि अज़हर अली बैटिंग कर रहे थे और उन्हें वो कुछ उन्होंने गलत शॉट खेले, तो उन्होंने ऐसी बातें की, मैं सोच रहा था यार आप जिस लेवल के इंसान हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अज़हर अली को आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा बैट्समैन है। तो हाँ। ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छा पीस एक बात मैं आपको और बताता हूँ, पीसीबी हमेशा ऐसे कोचेज़ लगाती है, जो उनकी उँगलियों पे नाचें, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है मोहम्मद यूसुफ वो समझ रहे हैं ये उँगलियों पे नहीं नाचेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं उसको बनाओ जो बिल्कुल ही ना बनने के काबिल हो ताकि हमारा जो है हम जब जो चाहें जैसे चाहें जो कर सकें। ये भी एक हमारा एक सिस्टम है चले ठीक है, पाकिस्तान। इस पे तो करते हैं यार भाई बात। अब आते हैं वापस जनाब अली, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम उसामा मीर के साथ जाते हैं, अच्छा फैसला है और आपको लगता है कि कल हम ऑस्ट्रेलिया को जेर कर सकते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं और जो लास्ट मैच वो जीती है उसको भी देखते हुए क्या कहते हैं हैदर भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए मैं समझता हूँ कल पाकिस्तान के पास एज है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसने 1 मैच जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफ़ी स्कैटर्ड है, तितर-बितर है, बैटिंग में उनके पास वार्नर फॉर्म में नहीं है और स्टीवन स्मिथ जो है वो 2 मैचों में अच्छा नहीं खेले, फॉर्म में नहीं थे। तो मिचेल मार्श फॉर्म में आ गए, ये एक खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बैटिंग उनकी जो है बड़ी जो है वो अजीब-सी है और लाबुशैन जो है वो स्लो खेलते हैं। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स चाहेंगे तो उनको रोक भी सकते हैं, ज़्यादा वो रन्स ना कर सकें, तेज़ी से रन्स ना कर सकें। तो वार्नर अगर फॉर्म में आ गए कल पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक बात मशहूर है कि जो बैट्समैन उनके खिलाफ फॉर्म में नहीं होता, पाकिस्तानी बॉलर्स उसको फॉर्म में ले आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो डेविड वार्नर कल फॉर्म में आ जाएँ और वो जो है कल पाकिस्तानी लेकिन मेरे ख़्याल से 60-40 का है कि 60% पाकिस्तान के चांसेस हैं कल पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। गुड, चलें शुक्र है जी, 60% पाकिस्तान के चांसेस लग रहे हैं। आपको कितने परसेंट लग रहे हैं भाई? देखिए 6 बॉलर्स के साथ कल पाकिस्तान जो है वो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और हमारी 3 जो पेस बैटरी है उसके अलावा बॉलर तो 10 5 ओवर होंगे ना? नवाज़, 10 ओवर उसामा मीर के। कल इफ्तिखार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसका रीज़न ये है कि डेविड वार्नर का जैसे जिक्र किया तो उसके अगेंस्ट जो ऑफ़ी होता है वो बड़ा एक अच्छा टूल होता है, और देखते हैं कि कल इफ्तिखार अगर स्पिन ट्रैक जो कि नहीं हेल्पफुल होगा, कल बिल्कुल एक फ्लैट ट्रैक बनाया जा रहा है। जो आज जिस तरह की पिच की एक ओवरसाइड देखने को हमें मिला, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि बहुत ही फ्लैट ट्रैक है, और इस पे तो शायद ऐसा लग रहा था एक मोमेंट पे आज देखने के बाद कि 300 रन भी नाकाफ़ी होंगे और आपको कम अज़ कम 330-340 रन करना पड़ेंगे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टॉस अगर जीतता है तो क्या डिसाइड करता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ जाता है, अपनी बैटिंग के ऊपर रिलाई करेगा कि पहले उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करे और चेज़ करने को ज़्यादा फोकस करेगा। उसका रीज़न ये है कि ड्यू का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ड्यू का फैक्टर ऑलमोस्ट 25 ओवर के बाद अभी हमने देखा कि इंडिया में जितने भी मैचेस हुए हैं, ड्यू की अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है तो वो ऑलमोस्ट आधे 25 मैचेस होने के बाद, 25 ओवर्स के बाद बहुत इम्पैक्ट कई कई जगह पे नहीं भी डाल एग्जैक्टली वहां पर तो बॉलिंग कर रही है ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो, और दूसरा फिर देखते हैं कि कल ऑस्ट्रेलिया किस टीम के साथ जाती है, कोई क्या वो आया वो भी कोई अपनी प्लेइंग 11 में चेंजिंग करते हैं या नहीं यार मुझे करते हैं, लगता है डिपेंड वो करता है। जीते, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो स्टोइनिस वगैरह की जगह किसी को देखिए ये डालेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ ये एक सेट पैटर्न है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा जाता, वो अपनी ओपोनेंट को देख के
ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल डिसीजन लेती हैं और विनिंग उन्होंने हाल कॉम्बिनेशन ही तोड़ में भी टीम देती हैं। को विनिंग वाली टीम बनाया खेल कर, तो Exactly. मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो ये चेंज करेंगे, मेरा ये माइंडसेट है। लेट्स सी, कल टीम कॉम्बिनेशन के बाद देखा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ये मैच कल का जीतना चाहिए और जीतना भी पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं, इसके अलावा हाँ। एक और मैच है सेम ग्राउंड में, और इसके अलावा आपके जो फिर अगले मैचेस हो जाएंगे, अगर आप खुदा न ख्वास्ता हारते हैं तो आपके लिए इतने बड़े इवेंट में फिर आगे कंजेक्टिवली सारे मैचेस जीतना मुश्किल भी बन सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को कल के मैच में फुल फ्लज ऑल आउट जाना चाहिए और ये मैच जीतना अच्छा चाहिए। ये बताएं हैदर भाई कि पाकिस्तान टॉस जीते तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से बैटिंग करना चाहिए। फ्लैट बिल्कुल ट्रैक है, आप उसको कल कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी सुपर हाईवे होगी वो, जो है उस पे बॉल जो यार है लेकिन कुछ हैदर भाई माजरत के साथ वक्त कम था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बैटिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए, हम टारगेट सेट करने में ना पहली बैटिंग में कंफ्यूज ही रह रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में। चलें, बहुत शुक्रिया हैदर भाई का भी और अबू बकर आपका भी। कल सुबह 12:30 बजे होती है मुलाकात, मोहम्मद अब्बास क्रिकेटर भी होंगे हमारे साथ और अबू बकर भी साथ होंगे, तो कल सुबह मुलाकात करते हैं आप।